नमस्कार, माखड़ा वंचनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक अहम इंपॉर्टेंट इवेंट के दिन भारतीय बाजारों के अंदर आज एक रेंज बाउंड कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय संकेत अच्छे थे, जिसकी तर्ज पर शुरुआत भारतीय बाजारों की बेहतर हुई, लेकिन फिर हायर लेवल से ईज आउट हुआ मार्केट पॉलिसी से ठीक पहले। पॉलिसी के बाद एक अच्छा मूव 16,400 को ब्रीच करा, 16,500 की दहलीज तक गए और वो तेज़ी कैप थी क्योंकि शॉर्ट कवरिंग 16,400 के ऊपर आते हुए दिखाई पड़ी, 16,500 तक लेके गई इंडेक्स को। हायर लेवल से फिर मार्केट में वापस सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा और इंडेक्स मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। वोलेटाइल सेशन रहा आज, चाहे वो फ्रंट लाइन हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी बैंक हो, इन सभी के अंदर एक वोलेटाइल सेशन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडिविजुअली अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। मिसाल के तौर पे बैंक्स में एक समय में तेज़ी देखने को मिली, मिसाल के तौर पे एनबीएफसी में एक समय में तेज़ी देखने को मिली, रियल एस्टेट स्पेस में एक समय में तेज़ी थी, करीब 2.5-3% के आसपास की बढ़त वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी और कुछ हद तक जो प्रॉफिट टेकिंग थी वो आ रही थी। सिलेक्टिव आईटी एक तरफ खरीदारी में था, मेटल में कुछ खरीदारी थी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग पीएसयू स्पेस के अंदर थी। आज भी जो बजिंग था वो था ऑयल एंड गैस, यहाँ पर खरीदारी थी। ऑयल एंड गैस के अंदर ओएनजीसी, गेल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, उसके अलावा ईआईएल जैसी कंपनी थी जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो थोड़ा बहुत मेटल के अंदर जो मूव है वो आज भी प्रिवेल करता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा आईटी में टीसीएस शॉर्ट कवरिंग के चलते आज बढ़िया तेज़ी में था। सीमेंट में जेके सीमेंट, डालमिया भारत दोनों शॉर्ट कवरिंग के चलते बढ़िया तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे इंडिविजुअल अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव थे। बैंक्स में एक समय पर खरीदारी आई थी, एक समय में तो करीब 1% के आसपास का मूव बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर मार्केट क्योंकि कैप्ड है और वो तेज़ी जो कैप हो रही है उसकी वजह से वापस सेल ऑफ हायर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो वहाँ पर कुछ हद तक प्रेशर मार्केट ने ऊपरी स्तरों पर जरूर देखने को मिला। अच्छा, अलग अलग कुछ सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहला मिड कैप स्मॉल कैप आज प्रेशर में कामकाज कर रहा था। एफएमसीजी, इंफ्रा, एनर्जी, इन तीनों स्पेस के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर कुछ प्रेशर आया था। रियल्टी, मीडिया, फार्मा, आईटी, इन शेयरों में कुछ हद तक आज तेज़ी देखने को मिल रही थी। 215 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली। निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर रहा और निफ्टी बैंक रफली 50 अंक गिरकर 34,946 के स्तरों पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक हाई वोलेटाइल सेशन के बीच में मार्केट्स ने आज फ्लैटिश टोन पर क्लोजिंग देते हुए दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर मार्केट? हाई बॉन्ड्स मूव कर गया वो सवाल शायद। व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर मार्केट, ये मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन शायद हाई बॉन्ड तक तो मैं पढ़ पाया था। हाई बॉन्ड मार्केट, एनीवेज, तो व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर मार्केट? फेवरेबल फॉर मार्केट सर, इन्फ्लेशन एक लेवल तक बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एक लेवल तक बढ़ेगा, मार्केट उस हद तक डिस्काउंट करेगा जिस हद तक प्री कोविड जोन्स के अंदर हम थे। प्री कोविड जोन में इंटरेस्ट रेट करीब 5-5.5% की रेंज में था। उस समय पर ग्रोथ उतनी थी जितनी अभी मिल रही है। प्री कोविड जोन पे जब ग्रोथ पहुंच सकती है तो प्री कोविड जोन पे इन्फ्लेशन भी आएगा और प्री कोविड जोन पर इंटरेस्ट रेट्स भी आएंगे। इंटरेस्ट रेट इसीलिए वापस उन्हीं जोन्स तक जाना, बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है, पहली चीज़। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा जा सकता है क्रूड के मद्देनज़र, तो बाजार ने भी उस हद तक नेगेटिव लिया हुआ है। 8% की फिक्स बॉन्ड यील्ड पर अगर आपको पैसा मिल रहा है या फिर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो कोई भी हाई रिस्क की इक्विटी एसेट के अंदर क्यों जाएगा जहां पर 12 से 15% के आसपास के रिटर्न होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसीलिए एफआईज पैसा चर्न करके उस पॉइंट पे जा रहे हैं, उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पर स्टेबल इंटरेस्ट रेट उन्हें मिल रहा है, स्टेबल गेंस आ रहे हैं। जैसे ही वो स्टेबल गेंस खत्म होंगे और वापस मार्केट वहाँ से रिटर्न ज़्यादा अट्रैक्टिव इक्विटी मार्केट्स बन जाएंगे कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा बेटर होगा रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड में, वैसे ही पैसा वापस टर्न होकर आ जाएगा इक्विटी मार्केट्स के अंदर, जो अभी एफआईएस नहीं कर रहे हैं। तो इसे 3 तरीके से आप देखिए। पहला, अभी बॉन्ड यील्ड की तरफ 8% 9% के आसपास रिटर्न आपको मिल रहा है, तो सारे एफआईएस वहाँ जा रहे हैं। कमोडिटीज़ मार्केट जो कि तेज़ी में, इसमें क्रूड, एग्री कमोडिटीज़ तेज़ी में, तो एफआईएस कुछ वहाँ जा रहे हैं। ये दोनों डेस्टिनेशन अगर कुछ बचेगा तो बचता है फिर इक्विटी मार्केट, जहाँ पर अभी रिस्क है। तो अगर वो रिस्क थोड़ा सा और कम हो जाए और रिवॉर्ड ज़्यादा दिखने लग जाए तो ऑब्वियसली बात है आप उसको छोड़ के इसमें पैसा डालना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए एटलीस्ट ये सिनेरियो दिख रहा है। ओके, हाई बॉन्ड यील्ड एंड लोअर बॉन्ड यील्ड, अच्छा ये सवाल था। हाई बॉन्ड यील्ड के केस में तो सर आप ये मान के चलिए कि बाजार डिस्काउंट कर रहा है कि हायर इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा, वो बॉन्ड यील्ड उसको इंडिकेट करता है। लोअर बॉन्ड यील्ड इज़ बेटर, लेकिन सिनेरियो पे डिपेंड करता है कौन सा सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन एंड डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन है। लेकिन सो फार हायर जो है वो इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट।
अभी के सिनेरियो में लोअर इज़ बेटर फॉर मार्केट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को और लेते हैं। LIC, नितिन साहब, पहले दिन से ही जब से IPO तब से एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो फिर आप बहुत ही लंबी अवधि का अपना नज़रिया रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड ही इकलौता प्ले रहेगा जिस पर आपको नज़र रखनी होगी। बहुत बड़े कोई गेंस की उम्मीद मत लगाइएगा। 677 करोड़ शेयरों के साथ ये IPO लेकर आया है, जिसमें 3.5% इक्विटी तो मार्केट में बिकी है, बाकी इक्विटी बिकना बाकी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी बिकेगी मार्केट में, गवर्नमेंट कभी ना कभी बेचेगी उसको भी। और एंकर इन्वेस्टर है, नंबर्स अब आज आपने पहली बार LIC के इंश्योरेंस के आंकड़े देखे बाकी क्वार्टरली नंबर्स के सामने, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के सामने, और विद टाइम आपको ये चीज़ रियलाइज़ होएगी कि क्यों प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादा बेटर हैं PSU के सामने। क्योंकि आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि उस तरह के रियलाइजेशन वो क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे, जो LIC नहीं जनरेट कर पा रहा नंबर से। इसलिए बड़ा मार्केट शेयर धीरे धीरे श्रिंक होगा और वो प्राइवेट के हाथ में जाएगा, जो बहुत समय से मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा होता हुआ दिख सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बढ़िया प्लेयर बनेंगे। आज भी SBI लाइफ के नंबर ज़्यादा बेटर थे, ICICI प्रूडेंशियल नंबर अच्छे बेटर थे, HDFC लाइफ के नंबर ज़्यादा बेटर थे इन कंपैरिजन टू LIC। तो इसीलिए वहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन था, वहाँ पॉजिटिव रिएक्शन था। लेकिन हैविंग सेड दैट, डिविडेंड प्ले यहाँ पे बढ़िया रहेगा क्योंकि इतना मोटा कैश जनरेट हो रहा है, उस कैश फ्लो का इस्तेमाल गवर्नमेंट भी करेगी डिविडेंड के थ्रू, तो आपको भी डिविडेंड अच्छा मिल सकता है। अभी शुरुआत है, पहला डिविडेंड आया ₹1-1.5 के आसपास का, लेकिन ओवर टाइम विद ड्यू कोर्स शायद अच्छा डिविडेंड आता हो दिखाई पड़े। तो आप उस लिहाज से अगर बने रह सकते हो तो बने रहिए। मैक्वेरी की टारगेट जो है वो ₹1000 के आसपास के है। आदित्य बिरला AMC अवॉइड करिएगा पांडे साहब इसको अभी फर्दर ऐड करना, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के अंदर, ये पूरे AMC बिजनेस के अंदर प्रेशर है। इसमें एक HDFC लाइफ, HDFC AMC ही खाली सम्मानजनक स्थिति के अंदर है, तो उसको आप एक बार को देख सकते हैं। लेकिन अगर इस बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो, लेकिन बाकियों को भी आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ONGC के इसमें नरेश साहब बढ़िया तेज़ी आई है, अपने ऑल टाइम हाई से करीब ही शेयर पहुंच गया ऑलरेडी, क्योंकि वो क्रूड का जो मूव है उसको इसने इनकैश किया है। ONGC के इसमें अपस्ट्रीम कारोबार के अंदर एक कंपनी है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वो कंपनीज होती हैं जो कि क्रूड एक्सप्लोरेशन में होती हैं इधर, या क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं। तो एक्सप्लोरेशन कंपनियों में आपको मिलेगी केन इंडिया, जिसको आप वेदांता में जोड़ते हैं, ऑयल इंडिया जो कि अलग से लिस्टेड है, ONGC जो कि एक्सप्लोरेशन कारोबार के अंदर है, रिलायंस जिसका पेटकेम बिजनेस आपको दिखेगा, या फिर डाउनस्ट्रीम में आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसमें BPCL, HPCL, IOC आते हैं। इसके अलावा गेल और पेट्रोनेट सब अलग कारोबार के अंदर है। अच्छा, इस तरह की डिफरेंशिएशन के बीच में आती हैं ऑयल की बाकी कंपनी, जिसमें HOEC, सेलान, अबान, दीप, ये सब उसकी एंसिलरी सर्विसेज, EIL सर्विसेज के अंदर कामकाज करती हैं। लौटते हैं आपके ONGC के ऊपर। ONGC केस में सर 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का रिटर्न प्रॉफिट इस क्वार्टर के, इस साल के अंदर इन्होंने जनरेट किया था। उसकी वजह कि क्रूड में तेज़ी है। पिछली बार ये हायर क्रूड एक्सप्लोर करते हैं और उस क्रूड को बेटर प्राइसेस के लिए आगे बेच देते हैं। तो इनकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट निकाल के जो रियलाइजेशन होता है वो करीब करीब $51 से $52 था 2 क्वार्टर पहले। पिछले तक आते आते वो 70-71 की रेंज में पहुंच गया था, और इस बार शायद वो 90 तक जाने की बातचीत भी है। लेट्स सी, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा। तो इसीलिए क्रूड की कीमतें बढ़ते ही बाजार में बातचीत शुरू हुई कि इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जाए। विंडफॉल गेन टैक्स होता है जो कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ने की वजह से उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो वो कमोडिटी प्राइस बढ़ा इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगने की बात थी, लेकिन लगा नहीं, इसलिए बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया ONGC ने। हैविंग सेड दैट, सरकारी है, 1200-1250 करोड़ शेयर मार्केट में है, आगे भी और इक्विटी छूट सकती है, तो वो हमेशा तेज़ी कैप ही रहती है इनकी, इसलिए प्रॉफिट मिलता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। बहुत लंबी अवधि के लिए अगर बने रहेंगे तो सिर्फ डिविडेंड ही इसके लिए एक बड़ी स्टोरी रहेगी। ओके, JSPL एंड डिक्सॉन दोनों ही केस में सर, डिक्सॉन भी और JSPL भी, JSPL पहले क्योंकि वो बहुत चला हुआ शेयर है, आज आपको लग रहा है कम है, लेकिन वो डबल डिजिट 60 रुपये से चलता हुआ 400 रुपये तक पहुँच गया था। इससे पहले भी वो बहुत बड़े 32,000 के दाम होते थे एक समय पे JSPL के, स्प्लिट बोनस के बाद ये दाम आए थे। तो खैर ये बहुत चला हुआ है, न्यूज़ फ्लोज भी इसके अगेंस्ट ही हैं सो फार, तो इसलिए ज़रा कंजर्वेटिव साइड पे रखिएगा व्यू। इससे बेटर अगर आपको हेज खेलना है तो आप JSL हिसार की स्टोरी देख लीजिए, उनका मर्जर होना है जिसमें JSL हिसार JSL के अंदर जाएगा, और भाव के हिसाब से शायद JSL हिसार ज़्यादा अट्रैक्टिव दाम पर अवेलेबल था, अभी मैंने देखा नहीं लेकिन वो था। तो उस हिसाब से आप गूगल करके समझ जाएंगे कौन ज़्यादा बेटर है, उस पर आप एंटर कर सकते हैं। दूसरी तरफ JSW स्टील ज़्यादा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है,
और अगर आप इन दोनों में नहीं, और डिक्सन के केस में तो वो न्यूज़ फ्लो ही चल रहा है, शाओमी से पेमेंट अटक गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आया था लास्ट क्वार्टर में, मतलब कुछ हफ्ते पहले। तो उसके नंबर्स पे कोई रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं, वो इस क्वार्टर के नंबर में क्लियर होगा, उसके बाद आप कोई कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द गवर्नेंस ऑफ एनी कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। देखिए साहब, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। आप हिस्ट्री में अगर किसी भी कंपनी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब आप किसी भी कंपनी की XYZ हिस्ट्री पढ़ेंगे पुरानी कंपनी की, तो आपको अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर वंस अपॉन अ टाइम मैरिको को HUL ने एक एक्विजिशन का ऑफ़र दिया था कि वो उनके मैरिको को ख़रीद लेगा। तब जो मैरिको के चेयरमैन थे मारीवाला साहब, उन्होंने मना किया था कि आप नहीं खरीद सकते, उसे होस्टाइल टेक ओवर की बातचीत थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और ऑन द कॉन्ट्ररी मैरिको ने उल्टा HUL का जो निहार बिजनेस था उसे ख़रीद लिया था। तो ये किसी कंपनी की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ दिखाता है, किस तरह से उनकी मैनेजमेंट ने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पलट के उल्टा HUL जैसे जाइंट के ऊपर अटैक करके उसका पोर्टफोलियो खींच लिया। तो ऐसे टफ टाइम्स में अगर कोई मैनेजमेंट अपने आप को विद स्टैंड करता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर दिया है। वो आपको पुरानी कंपनियों में ही मिलेगी, नई कंपनियों में भी आप नहीं देख सकते उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने भी वो वेदर देखे नहीं है। एक बार पहली बार का बना हुआ जो मकान होता है उसने सब तरह के वेदर नहीं देखे होते, लेकिन जो पुराने बने हुए मकान है उन्होंने सब तरह के वेदर देखे हैं। तो इस तरह के अंतर होते हैं, इसलिए पुरानी कंपनी ही एंड ऑफ द डे आप अपने पोर्टफोलियो कोर हिस्से में रखते हो, ताकि जब कभी बुरी सिचुएशन आए तो ऑलरेडी भी देखी हुई है उन्होंने। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहेंगे तो कोई भी TCS हो, ब्रिटानिया हो, एशियन पेंट्स हो या बजाज ऑटो हो, इन्होंने नोटबंदी भी देखी है, 2000 का IT बबल बर्स्ट देखा, 2008 की मंदी देखी, इन्होंने कोविड से देखे। तो ऐसे बहुत सारे क्राइसिस देख कर आए हैं। लेकिन जोमेटो हुआ, पेटीएम हुआ या इन्फोएज हुआ, या इन्फोएज कह रहा हूँ, कार्ट्रेड हुआ, ये वो कंपनियाँ जिन्होंने अभी तक पहला भी झटका नहीं देखा है। तो इसीलिए 2021 के IPOs को अवॉइड करने की बात हमेशा मैंने की है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ देखा नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर देंगे नंबर्स में, तब आप उनमें एंटर कर जाए। भाव महंगा मिलेगा भले ही, लेकिन एटलीस्ट चीज़ सही मिलेगी, तो आप वैसे कॉल लीजिएगा। ओके, डिड फाइजर मेकिंग न्यू लो, व्हाट टू डू। अग्रवाल साहब, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप और ऐड कर सकते हैं। मल्टीनेशनल जाइंट है, ऐसी कोई छोटी कंपनी नहीं है, डिविडेंड पे ऑफ मिलते ही हैं आपको, अच्छा डिविडेंड देती है वो। और ठीक है, 1500 रुपये का चला हुआ शेयर 6500 तक गया भी वो था, 5500 तक। अगर थोड़ा सा ईज आउट हो भी गया तो होने दीजिए। कोई भी शेयर नीचे से जितना चला है उसके बाद 30% रिट्रेस हो रहा है या 40% रिट्रेस हो रहा है, उसके बाद वापस चलना शुरू हो जाता है। आमतौर पे ये देख रहे हैं अभी जो ट्रेंड है उसमें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन ही बन रही है फाइजर में, तो आप बने रहिए, अगर आपको ट्रस्ट है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक पर तो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मे आई कंटिन्यू SIP इन्फोसिस। कुशाल साहब, अभी तो एक ही झटका खाली इन्फी ने खाया है, आपने वो 600 रुपये वाला झटका देखा नहीं लग रहा है, जो 2 साल पहले वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात पर खाया था। तो अगर वो देख लेते तो फिर आप क्या कहते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी पर, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। कैश रिच कंपनी है, बायबैक का 1800 का शायद बायबैक का दाम था, उससे नीचे ही ये स्टॉक अभी काम काज कर रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर इस कंपनी पे भरोसा रखते हैं, जब SIP शुरू की होगी जो भरोसा उस समय था वही रखिए। कंपनी है अभी भी, और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी IT के तौर पे, तो एटलीस्ट आप टाइम दीजिए। ठीक है, बाजार की उतार चढ़ाव की टेंशन मत लिए, वो होता रहता है, पहले भी हुआ है, अभी हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा कुछ महीनों कुछ सालों बाद। ओके, IGL केस में बिपिन साहब एवरेज तो आप कर सकते हैं कि ये क्वार्टर के अंदर जो नंबर्स आएंगे वहाँ सिचुएशन शायद थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि रियलाइजेशन बेटर हो रहा है, कैश के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी तेज़ी मिले, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी वहाँ पर लेते रहें। अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो, कि आप वो नया पैसा जो डाल रहे हैं वो नए पैसे को निकालने की भी कोशिश करिएगा जब आपको तेज़ी मिले, तो उस हिसाब से वहाँ पर कॉल लेना ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। लेकिन डिविडेंड ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पर भी वही कैच है कि सरकारी कंपनी है, तो बहुत बड़ा टाइम देना पड़ सकता है, और बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद ना रखें। तेज़ी कैप ही रहती है हमेशा सरकारी कंपनियों में। सरकारी इसलिए कि इसमें नोएडा सरकार की हिस्सेदारी है। ओके, चलिए एक सवाल और लेता हूँ, वो है बजाज फाइनेंस एंड पीडीलाइट कंटिन्यू SIP फॉर लॉन्ग टर्म। बजाज फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा चला हुआ शेयर है, SIP तो आप बने रह सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन पीडीलाइट में हाँ आप आराम से अपनी SIP को बना के रखिए, उसमें तो
मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-3 आया केमिकल की वजह से, इनपुट कॉस्ट की वजह से, एरलडाइट के एक्विजिशन की वजह से, वो कैश फ्लो थोड़े ढीले होने की बातचीत है। लेकिन फिर भी इन दोनों कंपनियों को अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, 10 ईयर्स देखें तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी। दोनों कंपनियों की मैनेजमेंट तो क्लास है ही, ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी क्लास है, लेकिन बजाज फिनेंस के केस में थोड़ा महंगा शेयर है, ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है, 60% 10 साल का CAGR है, तो उस हिसाब से आप इसमें रणनीति अपनी बनाएगा। पोजीशन वाइज ऑब्वियसली बात है, आपका वेटेज ज़्यादा पीडीलाइट के ऊपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन यही दोनों खाली पोर्टफोलियो का हिस्सा रहें, ऐसा कुछ मत करिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूँगा। बहुत सारे लोगों से माफ़ी आज, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक पहले ही उठा दिया था, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे हमसे। आपसे अब कल मुलाकात होगी, एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव रह सकता है कल भी। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।